अर्चना और सिमरन दो सगी बहनें थीं। दोनों बहनें गरीब घर से थीं, इसलिए उनके माता पिता ने अच्छा रिश्ता मिलते ही उनकी शादी दो सगे भाइयों से एक ही दिन कर दी। शादी के अगले दिन से ही दोनों बहनों ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई। हम पहले भी साथ रहते थे और अब भी हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मेरी छोटी बहन, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों बहनें सारा काम खुशी खुशी करती और एक दूसरे से खूब बातें करती। उन्हें एक साथ हंसता खेलता देख एक रोज सास कुंती देवी सोचने लगी, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो दो बहनों को बहू बनाकर अपने घर ले आई। जब देखो तब खुसुर फुसुर करती रहती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीते। फिर एक रोज सिमरन अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी आज अमन जी की ऑफिस पार्टी है, इसलिए मैं इनके साथ जा रही हूँ, तो आज आप घर का काम अकेले ही संभाल लेना। ठीक है, तुम चिंता मत करो और पार्टी एंजॉय करना। उनके जाने के बाद कुंती देवी ने देखा रसोई में ढेर सारे गंदे बर्तन पड़े हैं। उसके लिए यही सही वक्त था दोनों बहनों में दरार डालने का। वो बड़ी बहू के पास गई और कहने लगी, अरे बड़ी बहू, देख तो सिमरन सारे बर्तन ऐसे ही छोड़ कर गई है। अब तुझे ही धोने पड़ेंगे और अब तू कब इन्हें धोएगी, कब खाना बनाएगी और फिर कब बाकी का काम करेगी। वो महारानी तो वहाँ पार्टी एंजॉय कर रही है, तू बेचारी यहाँ घर पे बर्तन घिसेगी। अरे वो जाती तो तुझे भी साथ ले जाती। माँ जी, वो देवर जी के साथ उनकी ऑफिस पार्टी में गई है, भला वहाँ मेरा क्या काम। हाँ हाँ, चल उसकी तरफदारी करना बंद कर अब और काम पर लग जा। इसी तरह कुंती देवी की बात सुनकर दोनों बहनें एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज अमन की नौकरी चली गई। 3 महीने हो गए लेकिन कहीं भी अमन को नौकरी नहीं मिली और घर का सारा भार घर के बड़े बेटे अशोक पर ही आ गया। फिर एक दिन सिमरन अर्चना के पास आई और कहने लगी, दीदी मेरा शैम्पू खत्म हो गया है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं शैम्पू लाने के लिए। सिमरन, तुम मेरे शैम्पू से बाल धो लो, मेरे पास अब पैसे बचते ही कहाँ हैं। सारा पैसा तो घर खर्च में ही लग जाता है। मेरा तो खुद नारियल तेल खत्म हो गया है, इसलिए मैं सरसों का तेल ही डाल लेती हूँ। सिमरन उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुंती देवी अर्चना से कहती है, मेरा बड़ा बेटा बेचारा अकेला पिस रहा है और इस महारानी को शैम्पू चाहिए। इतना ही शौक है तो कुछ काम धाम क्यों नहीं कर लेती। एक की कमाई से घर का गुजारा नहीं चल रहा था, जिस वजह से घर की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं। और अपनी सास की बातें अब अर्चना को भी सही लगने लगी थीं। उसका पति घर चलाता था, इसलिए अर्चना भी अब घर के कामों से काम चोरी करने लगी। फिर एक रोज, दीदी चाय पत्ती तो खत्म हो गई है, चाय कैसे बनाऊं। तो क्या तेरे पति के पास इतनी भी सेविंग नहीं है कि 100 रुपए भी खर्च कर सके। अरे कब तक हम यूं ही दूसरों का बोझ ढोते रहेंगे, आगे हमारा भी परिवार बढ़ेगा। हमें भी तो अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचना है, कुछ बचत करनी है। अपनी बहन के मुंह से ये बातें सुनकर सिमरन के दिल को गहरी चोट पहुंची और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपने पति को सारी बातें बताई। भाभी भी तो सही कह रही है सिमरन, आखिर वो कब तक हमें मुफ्त की रोटी खिलाती रहेंगी। अब हमें भी कुछ काम ढूंढना होगा, लेकिन कहीं नौकरी मिल भी तो नहीं रही। हम करें तो क्या करें। मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों पढ़े लिखे हैं तो क्यों ना हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करें। वैसे भी यहाँ आसपास कोई ट्यूशन देने वाला भी नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। फिर दोनों पति पत्नी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें काफी अच्छी आमदनी होने लगी। फिर अपनी पहली कमाई सिमरन ने अर्चना को देते हुए कहा, दीदी ये लो हमारी पहली कमाई, अब हम इससे घर का राशन पानी ले आते हैं। आप मुझसे नाराज होती हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता दीदी। क्या हम दोनों बहनें पहले की तरह एक साथ नहीं रह सकती, देवरानी जेठानी बनकर नहीं बल्कि बहन बनकर। मैंने तुझे कब अपनी देवरानी समझा मेरी बहन। माना कि हम दोनों के ससुराल एक है, लेकिन हम हमेशा बहन ही रहेंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करती सिमरन, तो तुम कैसे अपने अंदर के हुनर को पहचान पाती। ये सब मैंने इसलिए किया कि तुम किसी पर निर्भर ना रहो। अपने व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मेरी प्यारी बहना, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। देखा माँ, 2 बहनों का एक ससुराल होने का फायदा। ये सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगे।
बिहार के गोपालगंज नाम के एक गांव में गरीब मजदूर रामू रहता था। परिवार में उसकी पत्नी बिमला और बेटी निशा थी। बिमला, कुछ खाने को दे दे, फिर मैं जाकर देखूं, शायद कुछ मजदूरी का काम मिल जाए। तेरा ये भूखा रहना होने वाले बच्चे के लिए गलत है। अब मुझे रोजाना कड़ी मेहनत मजदूरी करनी ही होगी। अरे तुम मेरी चिंता मत किया करो, मैं तुम दोनों के साथ थोड़ा बहुत खा तो लेती हूँ। ये देखो, आधी चाय तुम्हारी आधी चाय मेरी। ये थोड़ी भुजिया रखी है, चाय के साथ खा लूंगी। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, फिर तू खा लेना। बिमला, आटा कहाँ है जो तू रोटी बनाएगी? एक रोटी का रखा हुआ है जी, वही खिला दूंगी। आप ज्यादा चिंता मत करो, आप काम ढूंढने जाओ। क्या करूं, क्या खिलाऊंगा बिमला और निशा को? बिमला का भी पूरा टाइम है, वो बेचारी कुछ नहीं कहती। रामू बाजार में मजदूरी का काम ढूंढने निकलता है। वो एक दो दुकान पर काम मांगता है। एक गोदाम में उसे बोरियां ढोने का काम मिल जाता है, पर गोदाम दुकान से कुछ दूरी पर था। देखो, ये दुकान का लड़का तुम्हें गोदाम पे ले जाएगा। हाँ, तुम्हें गोदाम की बोरियां यहाँ दुकान पर लानी है। ठीक है सेठ जी, मैं ले आऊंगा। रामू पूरा दिन गोदाम की बोरियां पीठ पर लादकर सेठ की दुकान पर उतारता रहा। अरे कितनी बोरियां रह गई हैं भाई, दुकान बंद करने का समय हो रहा है। सेठ जी, बस 4 बोरी और बाकी हैं। रामू सारी बोरियां दुकान पर रख देता है। सेठ रामू को बदले में 300 रुपए देता है। उन रुपयों से रामू कुछ खाने के लिए खरीदता है और घर जाता है। बिमला, ये थोड़ा मैं राशन ले आया हूँ, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। बिमला उस दिन फिर से दाल चावल बनाती है, जिसे देखकर निशा बहुत खुश होती है। माँ, आपने आज फिर से दाल चावल बनाए हैं, मुझे ये दाल बहुत अच्छी लगती है। ये ले, तो फिर थोड़ी और दाल ले ली बिटिया। बिमला, ये आज तो काम मिल गया, पर आगे कैसे गुजारा होगा? मानसून भी अपने उफान पर है, और गोपालगंज का तो तुम्हें पता ही है, कब बाढ़ का कहर हम गरीबों पे टूट जाए कौन जाने। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हारी डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है, बस गोपालगंज में सब कुछ ठीक रहे। रामू इसी चिंता में था कि मानसून आ गया है, कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा। अगले दिन बिमला, मैं देखता हूँ पड़ोस के विजेंद्र भैया बता रहे थे कि एक इमारत की मरम्मत के लिए मजदूर चाहिए। पता करके आता हूँ, शायद मिल जाए। बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? अरे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, पास ही में जा रहा हूँ। रामू बारिश में भीगता हुआ ही काम ढूंढने निकलता है। अचानक बारिश और भी ज्यादा तेज होने लगती है। वो चाय की एक छोटी सी दुकान के नीचे खड़ा होकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। चाय की दुकान पर कुछ और ग्राहक भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। चाय वाले की दुकान पर एक रेडियो चल रहा था, जिसपे गोपालगंज की खबरें आ रही थी। बता दें कि लगातार गोपालगंज में हो रही बारिश के कारण और नेपाल से पानी डिस्चार्ज करने के कारण गंगा नदी का पानी तेजी से गांव में प्रवेश कर रहा है। बिहार के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और लोग बाढ़ के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाढ़ का पानी तेजी से गांव में आ रहा है, मुझे घर जाना होगा। ये पानी का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है। रामू घबरा जाता है और तेजी से घर की ओर भागता है। रामू के घर में पानी भर चुका होता है। आसपास के लोग जल्दी जल्दी घरों को खाली कर कर भाग रहे होते हैं। आप आ गए, ये देखो, पूरे घर में पानी भरता ही जा रहा है। बापू, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा बिमला। निशा को मैं अपने साथ ले लेता हूँ और हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। सुनो जी, लगता है मुझे मेरा बच्चा होने का वक्त आ रहा है। मुझे दर्द महसूस हो रहा है जी, घबराहट से लगता है मुझे। ए प्रभु, क्या करूँ? विजेंद्र भैया को बुलाकर लाता हूँ। विजेंद्र भैया, रामू जल्दी से जरूरी सामान बांध ले, निकलना है, वरना कोई नहीं बचेगा, सब बाढ़ में बह जाएंगे। विजेंद्र भैया, बिमला को बच्चे का दर्द शुरू हो गया है, वो चल भी नहीं पा रही है। अरे बेचारी को इस मुसीबत में ये बड़ी परेशानी होनी थी, जल्दी चलो जी। एक काम कर, ये घाट पर भाभी को लिटा, इसी पर ले जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है यहाँ पर। रामू निशा को अपने साथ ले लेता है। विजेंद्र और उसकी पत्नी भी नेक दिल थे। विजेंद्र की पत्नी अपने बेटी को गोद में उठा लेती है। विजेंद्र रामू को बिमला को खटिया पर उठाने में मदद करता है। सुनो जी, निशा के बाबू, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, कुछ करो जी। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है विजेंद्र भैया। अरे हिम्मत मत हार रामू, भगवान सब ठीक करेंगे। लोग पानी के बहाव से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आज पता नहीं एक गरीब पर बाढ़ का कहर आया हुआ था, मानो सब कुछ ले डूबेगा। बिमला की हिम्मत जवाब दे रही थी।
अब एक ही उपाय है रामू, हमें किसी नाव में भाभी को सहारा देना होगा। कोई नाव में लिटाने की मदद कर दे बस। अरे भैया भैया मेरी बीबी के बच्चा होने वाला है, अपनी नाव में जगह दे दो भैया। अरे भाई हम 5 लोग हैं, हमारी नाव इतना वजन नहीं संभाल पाएगी। रामू बहुत लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है। बिमला की तबीयत बिगड़ने लगती है। बिमला हिम्मत रख। विजेंद्र भैया अगर मेरी बिमला को कुछ हो गया तो मैं। हिम्मत मत हारो भैया, वो सामने देखो, शायद बचाव कर्मी नाव लेकर खड़े हैं। उन लोगों को जल्दी से मदद करो, शायद वो लेडी प्रेग्नेंट है, जल्दी। रेस्क्यू टीम जल्दी से रामू के पास पहुंचती है और बिमला को जल्दी से नाव में लिटाया जाता है। मुश्किल के वक्त मजबूरी में ही बिमला नाव में ही एक बेटे को जन्म देती है। सब लोगों की मदद से बिमला की जान बच जाती है। कुछ देर के बाद बचाव कर्मी बिमला के साथ सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज आपने हमारी मदद की। ये हमारा फर्ज था जो हमने निभाया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। रामू विजेंद्र और उसकी पत्नी का भी धन्यवाद करता है। विजेंद्र भैया और भाभी जी, आज आप लोगों ने भी हमारी बहुत सहायता की है। अरे भाई कहता है फिर ये धन्यवाद किस लिए? आजा भाई की गले लग जा, एक बेटे का भी बाप बन गया है तू। मेरा छोटा भैया आया है बापू। हाँ बिटिया, ये तेरा छोटा भाई आया है। बिमला अब तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे? सब कुछ इस बार में खत्म हो गया। ये बाढ़ की परेशानी बिमला गोपालगंज के साथ साथ हर आसपास के गांव में हर मानसून में होती है, पर हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरीब पर बाढ़ का कहर जब आता है तो अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है, पर कहते हैं ना, जब कोई संकट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आ जाते हैं। जैसे ये बचाव कर्मी आए, इस बुरे समय में सबने एक दूसरे की सहायता की और कुछ समय बाद फिर से जिंदगी ने अपनी एक नई सुबह की। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।